हेलो टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है फॉर गेट 2021, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, एज वी प्रॉमिस दैट आप लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज की, सर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और कंटिन्यूअस वी आर गिविंग द टेस्ट एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दैट। तो उन सबको डील करने के लिए आज मैं पूरी पैनल के साथ आया हूँ जो बेस्ट ऑफ द सिविल एजुकेटर्स हैं। वो आपके सामने आप देख सकते हो। जसपाल सर इज देयर, दुष्यंत मीना सर इज देयर एंड एनवीएल के प्रकाश सर इज देयर, राइट? तो मेरे दोस्त, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा आप लोग के लिए टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। तो फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती बिफोर योर गेट एग्जाम। कि बिफोर योर गेट एग्जाम यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी कि आप अपने बेस्ट एजुकेटर से पूछ पा रहे हो कि सर क्या किया जाए। तो फटाफट दोस्तों शेयर कर दो और लाइक बटन को हिट करना मत भूलना, बिकॉज माय डियर फ्रेंड, लाइक करोगे तभी आपको अटेंडेंस मार्क होता है, राइट? और मैं आपको बता दूं, फटाफट ज्वाइन कर लो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस यस यस, गुड मॉर्निंग आनंद, यस गुड मॉर्निंग। ओके, तो जसपाल सर विल स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट। तो सर जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि टेस्ट सीरीज एक ऐसा पार्ट है जो हर एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करता है, but the main part is he is not able to or she is not able to secure the good marks in that। तो सर अभी बच्चों का क्या अप्रोच होना चाहिए, चाहे वो अभी शुरू कर रहा हो तो किस फॉर्म में होना चाहिए? एक दिन में कितने टेस्ट सीरीज उसको लिखने चाहिए, कितने टेस्ट लिखने चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज हमारे प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहीं पे पता चलता है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से टूल है सेल्फ इवैल्यूएशन। तो जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज देना, या जो दे पा रहे हैं टेस्ट सीरीज, या बीच में है, या ऑलमोस्ट जिन्होंने टेस्ट कंप्लीट कर ली है, एट एनी स्टेज ऑफ देयर गिविंग द टेस्ट सीरीज, उनको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स नहीं देखने, अपने मार्क्स दूसरों से कंपेयर नहीं करने, उनको हर टेस्ट में अपने मार्क्स अपने पिछले वाले टेस्ट से कंपेयर करने कि उनकी कितनी ग्रोथ हुई है। क्योंकि जो मार्क्स है वो सारे के सारे मटेरियल है, उनको अपने लेवल में कितना एनहेंसमेंट हुआ वो चीज चेक करनी है इस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो जो भी लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब वो अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के मार्क्स से, और ये क्राइटेरिया है नहीं हमारा। हम टेस्ट दे रहे हैं हमारे लेवल को इम्प्रूव करने के लिए कि हमारा जो पहले लेवल था टेस्ट देने से उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम ये चीज अडॉप्ट करने लग जाएंगे तो हमारे माइंड से जो प्रेशर है और बर्डन है कि मार्क्स नहीं आ रहे, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक फिर हमारा स्टैंडर्ड होता है कि मिनिमम, लेट सपोज हमें 75% मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने स्टार्ट किया 50 नंबर से, मैं अपनी ग्रोथ को ट्रैक करता जा रहा हूँ, मैं अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर रहा हूँ, और उस ग्रोथ रेट से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे को 40 टेस्ट पेपर देने हैं ताकि मैं 80 नंबर सिक्योर करूँ। तो मेरे को नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ जाएंगे। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है ही 75, तो उसको अपने नंबर ऑफ टेस्ट कंपैरेटिवली कम रखने पड़ेंगे। तो आपको अपनी ग्रोथ रेट ट्रैक करनी है कि मैं किस रेट से ग्रोथ कर रहा हूँ पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में, और फाइनली मेरे को कितने मार्क्स अचीव करने हैं। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, प्लस मेरी जो इवॉल्वमेंट होगी या जो ग्रोथ होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। ट्रू सर, जैसा कि जसपाल सर ने बोला यार कि आप एक बात समझो कि यू शुड फोकस ऑन योर ग्रोथ। आप बाकियों का मत देखो कि उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज वो आपके पार्ट में नहीं है। उनका एफर्ट अलग होगा, उनका उन्होंने तैयारी पहले से की होगी तो उनका नंबर अलग आ रहा होगा, राइट? सो यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट कि व्हाट इज देयर मार्क्स। आप अपने मार्क्स पे फोकस करो, अपने ग्रोथ पे फोकस करो। तो दुष्यंत सर, जैसा कि बच्चों में एक और क्वेरी है सर कि पार्ट टेस्ट कितने देने चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए ताकि मेरा सब्जेक्ट का ग्रोथ अच्छा हो? सपोज एक स्टूडेंट है, उसका सॉइल अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स भी है। तो इन सब सब्जेक्ट्स पे बच्चों को कितना फोकस करना चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए ताकि उनको लगे कि यस देयर सब्जेक्ट इज प्रिपेयर्ड नाउ? अभिषेक जी, अभिषेक सर, इसके अंदर इस तरीके से बच्चा अपने आप को टारगेट कर सकता है कि जो भी कोई एग्जाम, जैसे गेट के लिए हम लोग अभी उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गेट के लिए उस समय उनके पास में होगा जैसे कि कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे एनवायरनमेंट है, सॉइल मैकेनिक्स है, सोम है, ठीक है। इनके लिए बच्चा ये सोच सकता है कि इस सब्जेक्ट का वेटेज एग्जाम में कितना है,
पहले खुद को उस बेसिस पे पहले वो इवेलुएट कर ले कि ये सब्जेक्ट इतना हमारे पास में वेटेज के साथ रखते हैं। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को वो हर साल वो फॉलो करने की कोशिश करता है। तो जब उसको ये पता लग जाता है कि मेरे पास में अगर इस सब्जेक्ट से मुझे इतने मार्क्स ग्रैब हो सकते हैं और उस मार्क्स को ग्रैब करने के लिए किस चैप्टर पे मैं ज्यादा फोकस करूं, तो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, अगर उन चैप्टर्स को टू बी प्रिसाइज वो बहुत अच्छे तरीके से करता है और उसके अटेम्प्ट वो अच्छे से करने की कोशिश करता है। जो हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट सीरीज के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, या जो हम लोग डिफरेंट टेस्ट भी यहाँ पे क्लासेस में भी जो देते हैं बच्चों को, इन टेस्ट के साथ में बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है ताकि अपने एग्जाम के लिए फुली फोकस हो सके, ग्रैब कर सके मार्क्स को, कि आसानी से हम लोग जो गेट के अंदर है उस टॉपिक के कहीं पे कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए जब अगर टाइम थोड़ा सा कम होता है तो थोड़ा सा इसमें सेलेक्टिव होना ज्यादा बेटर होता है। राइट सर, जैसा कि सर ने चार से ज्यादा रहे एकदम जैसा कि सर ने बोला कि यार देखो आप लोग को सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज भी आप अगर पढ़ लो, जैसा सिंपल अगर मैं सवाल की बात करते हैं तो सवाल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हर साल सवाल है, जैसे कंसोलिडेशन ले लो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ले लो, पाइप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन से तो हर साल ही सवाल आ रहे हैं। राइट, अभी कुछ सालों से स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। राइट, एक्टिव पैसिव प्रेशर, तो ये सब कुछ टॉपिक्स है, यू नीड टू सिलेक्ट इट। राइट, कि आपको इन टॉपिक्स को पूरा कवर करना ही है, अच्छे से कवर करना है, टेस्ट में आपको इसमें स्कोर करना है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, और यही आपको टेस्ट में नंबर भी एट द एंड उठा के देगा। राइट, और जैसा कि सर लोग बोल रहे हैं कि आप डरो मत अपने नंबर से, वट एवर मे बी योर मार्क्स, दैट इज नॉट अ कंसर्न। आप अपने ग्रोथ को फोकस करो रैदर देन सीइंग ऑन द अदर्स। राइट, तो प्रकाश सर, एक चीज, वन थिंग दैट वी वुड लाइक टू नो दैट how many combined tests the student should we give? Part test, that is okay. Suppose because in the exam full thing will be coming at a once, so student don't go directly to the full test or the mock test. They first focus on the combined test of the individual, that is 2 to 3 subjects at a time. So how they should approach these subjects? Yeah, students can go first practice test 3 or 4 subjects combined. For example, all water related subjects one part, one practice test. Like that 4 5 all combined practice tests of water related, environmental, hydrology, irrigation, fluid mechanics. And they will go for strength of materials, some all design related subjects. Maths aptitude one combined related. Like that each practice test 4 5 practice tests combinedly they can go. Very important, writing the number of tests. We are talking here about number of tests. Besides writing the number of tests, how effectively they are analyzing the test. Actually, everyone student is going to do, they check the marks and they will skip away. Their analysis, where they are doing mistakes, which mistake is giving them negative marks. So they can note down the points where they are doing wrong answers. So they can't repeat the next question, next test. They are noting down their mistakes where they are getting negative marks. For example, in one question they got negative marks due to missing unit conversion. The same mistake they won't repeat in the next test. So analyzing each test will take very, very important. It may be mock test, it may be combined test, it may be individual test. Analyzing their test and not committing the same mistake in the next test, that will make them reducing their negative marks. That will help in the final gate exam, it will be help a lot. Thank you so That much, is my sir. opinion. जसपाल सर, एक सवाल है बच्चों का कि सर हाउ टू डू रिवीजन अलोंग विद द गिवन टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, एंड शुड आई डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? ये तीनों की तीनों चीजें पैरेलली लेके चलेंगे हम। जब हम टेस्ट दे रहे हैं, अभी सर ने बताया यू हैव टू डू द एनालिसिस। सर ने बोला कि इफ आई एम गेटिंग नेगेटिव मार्क्स बिकॉज ऑफ यूनिट कन्वर्जन, सो दैट कैन बी एडजस्टेड, इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट इफ आई एम गेटिंग अ नेगेटिव मार्क बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेप्ट, आई विल रिवाइज दैट टॉपिक फर्स्ट। तो मेरे रिवीजन की प्लान हो जाएगी कि मैं उस टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करूंगा कि आगे वाले टेस्ट में उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद उसके साथ जो PYQs हैं मैं सारे वो कवर करूंगा। I'll cover all the PYQs once the revision of the topic is completed in which negative mark is being obtained in this test series. इसका मतलब ये तीनों चीजें पैरेलली चल रही है। मैंने टेस्ट दिया, मैंने अपनी एनालिसिस करी, जिसमें मेरे नेगेटिव मार्क्स आए या जो सवाल मैं नहीं कर पाया, which I'm not able to attempt, मैं उन सारे कंसेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने के बाद PYQs उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो मेरी तीनों चीजें एक साथ चली, टेस्ट भी हो रहा है,
मेरी रिवीजन भी चल रही है टॉपिक्स की, और मेरे जो PYQs है वो भी साथ साथ कवर होते जा रहे हैं। तो सेपरेटली तो टाइम किसी के पास होगा भी नहीं प्रैक्टिकली आज के टाइम पे, तो ये तीनों को मैं पैरेलली लेके चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि तुमने आप लोगों ने सुना, डैट सर ने क्लियर बोला कि आपको तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ये आज किया फिर आज दूसरे पार्ट आपने 3 दिन 4 दिन बाद किया, डैट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि फिर वो तुम्हारा सब्जेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। डैट सब्जेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड माय डियर फ्रेंड। तो ये चीज़ आगे से आप ध्यान रखोगे कि आप इसको सेपरेट लेके नहीं चलोगे, साथ में लेके चलना है। सर एक दूसरा सवाल दुष्यंत सर आपसे है, सर वाइल रिवीजन शुड आई प्रेफर माई मेन नोट्स और शॉर्ट नोट्स and then should I give the test? अभिषेक जी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी अभी जसपाल सर ने दे चुके हैं। राइट कि अगर जब हमें किसी एग्जाम के लिए जब अब पढ़ना है, कोई टेस्ट के लिए अगर पढ़ना है, तो अगर उसके लिए हमारे पास में हमें पता है कि हमें उस टेस्ट के लिए अगर पढ़ना है, तो पूरे नोट्स के कंपैरिजन में शॉर्ट नोट्स पढ़ो। उससे बेटर तो यही होगा कि हम लोगों के लिए जो क्वेश्चन आपका टॉपिक जो जहाँ पर लैग कर रहे हो, जिस टॉपिक में आपको थोड़ा सा डर है, क्योंकि इनसाइड सबको पता होता है कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक, सबको पता होता है उसके बारे में, कि उसके कंसेप्ट के लिए जहां भी उसको रिवीजन का टाइम मिलता है, तो उस टाइम वो खुद सोच लेता है या सोच लेती है कि शायद मैं इस टॉपिक को यहाँ पे सॉलिडली कंफर्म करने में कैपेबल नहीं हूँ। इसीलिए शायद मैंने जब प्रीवियस टेस्ट दिया था, क्योंकि एक सब्जेक्ट का टेस्ट कम से कम 3 से 4 स्टेजेस में कवर करते हैं। पहले एक टॉपिक वाइज होगा, फिर 4-5 टॉपिक एक साथ क्लब होंगे, फिर उसके बाद में एक होल सब्जेक्ट का एक साथ होने वाला है। तो एटलीस्ट 3 स्टेजेस में जब एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो उसी दौरान उसे पता लग जाता है कि एक टॉपिक एग्जाम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पता होगा कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। थर्ड, हमें उसके लिए और कितना एफर्ट देना है। तो जब हमें अगर ये दोनों स्टेजेस पता है, इन दोनों से अगर हम निकल चुके हैं, तो लास्ट में हम लोगों के पास में सिर्फ यही रहता है कि सिर्फ पर्टिकुलर उस टॉपिक को ही अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे, जहां हमारा डर है, उसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से क्रॉस करोगे, तो शायद इजीली हम लोग मार्क्स की श्योरिटी वहां पे ग्रैब कर सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू सो मच सर। सर प्रकाश सर, एक सवाल बच्चों का ये आ रहा है सर कि मैनी टाइम्स इन द टेस्ट सीरीज हम जब टेस्ट लिख रहे होते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते। दैट मीन्स दीज क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द बॉक्स। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, मतलब वी शुड बी वरीड फॉर दोज क्वेश्चन और वी शुड इग्नोर सच क्वेश्चंस? No, actually, no questions are irrelevant questions. Students are limited themselves to only some class notes, some practice questions like that. If you, after observing the question, they feel very big question is there, like that, they will simply skip. Just they start reading the question. They will analyze step by step. They just think logically. Most of the questions, nearly 30% of GATE questions, depending on student intelligence, logic analysis, and reasoning. No question is irrelevant. It is completely related to syllabus only. But they are asking some twist, a small twist in the question. If they have identified what is the twist in the question, and just don't depend completely on the subject knowledge also. Just use your intelligence also, so that you can reveal the secret twist behind the question, so that easily they can answer the question. Just intelligence only makes some questions such kind of irrelevant. If they feel irrelevant, that intelligence will make reveal what is secret behind the question. Easily they can solve it. Applying subject and reasoning combinedly, that is only give the answer. एकदम सही, इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट, बिकॉज गेट इटसेल्फ स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर। दैट मींस आप एक चीज में आप रुक नहीं सकते हो यार। आप ये नहीं है कि आप एक चीज पढ़ लिया एंड दैट इज ओके, वो नहीं हो सकता, राइट? आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नए क्वेश्चंस आएंगे और नए क्वेश्चंस के आपका दिमाग मेंटली फिट होना चाहिए, दैट यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। आप रट के नहीं आ गए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा ऐसा तो वैसे ही सवाल आगे भी पूछेगा। इट कैन नॉट बी लाइक दैट, राइट? तो वन मोर क्वेश्चन से जसपाल सर मैं आपसे पूछूंगा। बच्चों का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि सर एप्टीट्यूड और मैथ्स अराउंड 25 मार्क्स का वेटेज अभी रखते हैं हमारे सिविल में। तो सर इनको रिवाइज करने का क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए? मैथ्स और एप्टीट्यूड जैसे मैं शुरू से सजेस्ट करता हूँ कि आखिरी के 2-3 महीने में हमें प्रिपेयर करना चाहिए, और इन्हीं के दौरान ही या इन्हीं टाइम पीरियड में ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर हम कर भी लेते हैं टॉपिक्स को, तो लास्ट के आते आते वो रिटेन नहीं कर पाते। आखिरी के 2 या 3 महीने सफिशिएंट होते हैं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए। अब तो हमारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो बेस्ट ये है कि रोज का ये कुछ पर्टिकुलर स्लॉट निकाल लें
या पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकाल लें, जैसे 10% या 20%, कि 20% ऑफ द टाइम ऑफ रिवीजन व्हिच आई एम इन्वेस्टिंग शुड बी फॉर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम के अंदर। तो ये दो टॉपिक मिल गई, अप्रोक्सीमेटली 25% का वेटेज निकाल लेते हैं। कंपेरेटिव टू दिस इनका जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, तो अगर ये 10-15% भी टाइम दे देते हैं अपने रिवीजन का रोज इन दोनों टॉपिक के लिए, तो फाइनल जो आउटपुट निकल के आएगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बोला कि आपको रोज इसको रिवीज करना है, ये नहीं कि आप एक दिन 2 दिन बना लिए और उसमें सोचोगे आप पूरा मैथ्स एप्टीट्यूड कवर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। राइट, पर डे भाई वेटेज भी 25% है, दोनों अगर मैं मिला दूँ तो पर डे रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने एक दिन या 2 दिन या 3 दिन दे दिया और उसमें आपने कवर कर लिया, दैट विल नॉट बी डन, वो पॉसिबल नहीं है। तो दुष्यंत सर, जैसा कि अभी एक टेस्ट सीरीज में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अभी उनसे क्वेश्चंस नहीं लगता है, तो अभी जो हमारा नया बैचेस शुरू हो रहा है, राइट, तो इन बैचेस में बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हाउ दे शुड स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन, क्योंकि सर अगर स्टार्ट ही गलत होता है तो एंड तो गलत हो ही जाता है। तो अभी उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अभी जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या जो बच्चे 21 देना जा रहे हैं 22 देना जा रहे हैं, तो उनको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दैट इज 22 एंड 23 फॉर। राइट, इन्हीं के लिए अभी हम लोग अनअकैडमी में हम लोग एक कुछ बैचेस हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। एक बैच लॉन्च भी किया था दिसंबर में भी। तो इन बैचेस के अंदर जब बच्चा एनरोल होता है तो उसके पास में टाइम ये है कि अब उसके लिए काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और हमारे लिए एक तरह से जो लिमिटेड ड्यूरेशन टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो अब सबसे पहले तो ये होगा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन ये सोच के सोचते हैं कि ये सोच के किया जाता है कि लास्ट में हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह का हम लोग जैसे 1 मंथ में जब आता है, जब लास्ट का मोमेंट आता है तो बच्चा थोड़ा सा नर्वस फील कर जाता है, और जैसे मार्क्स भी जब देखता है तो उनको लेके थोड़ा सा डिप्रेस भी होने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी इस समय जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं वो इन्हीं के रिगार्डिंग आते हैं। हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि अभी जब आप स्टार्टिंग करने लगते हो ये सब प्रिपरेशन के लिए, तो आप अभी से अपने आप को कुछ स्लॉट में, कुछ सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्कीम भी इस तरह से रखा हुआ है, या ये पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं कि एक साथ 2 सब्जेक्ट हैं जो कि कम से कम पैरेलल में स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए बच्चा जब क्लास में पढ़े तो प्रॉपर्ली उनको सुने, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करे, और थर्ड, जब लास्ट में वो क्वेश्चंस के लिए अगर 2 ही केस होते हैं क्वेश्चन में, या तो वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर सॉल्व हो जाता है मतलब उसका वो कंसेप्ट सॉलिड तैयार हो चुका है, नहीं हुआ है तो वो टाइम अभी से देना स्टार्ट। जब उसका वो कंसेप्ट एक बार फुली प्रिपेयर्ड हो चुका होगा, तब उसके बाद में उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए चेक करने के लिए हर एजुकेटर अपने टेस्ट जरूर कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन टेस्ट में अपीयर हुए, और टेस्ट में अपीयर होते वक्त कभी कभी हो सकता है कि मार्क्स, क्योंकि अगर सबके सभी अगर 100% आएंगे तो भी वो उसको ऐसा फील हो सकता है, या 1 मार्क्स होगा 2 मार्क्स होगा तो रैंक आगे पीछे हो सकता है। ऑफकोर्स रैंक से मैटर नहीं करता है, मैटर इसी बात से करेगा कि आपने जितना जो पढ़ा था, क्या आप अपने उन पूरे मार्क्स को या पूरे कंसेप्ट को क्या अप्लाई कर पाए, और उन कंसेप्ट के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस हम लोगों ने अप्लाई किया। इसमें जसपाल सर ने और जो सर है उन्होंने भी बहुत सही पॉइंट्स के लिए कहा था कि प्रिपेयर स्टार्टिंग से ही करते चलो, और मार्क्स के लिए ज्यादा कंसर्न मत रहिए, और अगर अपना कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसके लिए ये सोच के मत आओ कि वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका होगा, तो सेम वैसा ही पैटर्न है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस बात के लिए माइंड को अभी से, अगर स्टार्टिंग से ही वो इस तरह से सोच के बैठा है कि मेरे को एग्जाम में ऐसा लेवल मिलने वाला है जहां पर थोड़ा सा पेपर जो है आउट ऑफ द ब्लू जिसको बोला जाता है, बॉक्स है हमारे पास में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वो अभी से मेंटली प्रिपेयर हो चुका होगा, तो लास्ट में उसके मन में ये हो जाएगा कि मैं सारे कंसेप्ट जो बुक्स में है या जो हम लोगों ने सारे डिस्कस करे क्लास में, वो मेरे पास सारे प्रिपेयर हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं, जितने पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं वो हमारे एजुकेटर्स ने सभी टेस्ट के थ्रू उनको प्रिपेयर करवा चुके हैं, और प्लस उसका माइंड भी प्रिपेयर हो चुका है। तो लास्ट में जब वो एग्जाम के लिए जब जाता है, क्योंकि 1 साल का टाइम है उसके पास में और 2 साल का टाइम है, तो जो 2-2 सब्जेक्ट करके वो पैरेलली कैरी करता जाएगा, तो ना तो उसके पास में लास्ट में बर्डन होगा, ताकि लास्ट का जो टाइम है वो डेडिकेटली दे सकते हैं, कुछ हद तक कुछ परसेंटेज अपना और बढ़ा के वहाँ पे एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इनके लिए भी वो टाइम को डेडिकेट कर सकते हैं, और यहाँ का बर्डन अभी से वो कैरी करता हुआ चलेगा तो शायद वो बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि जितना जल्दी स्टार्ट करे, जितना जल्दी ज्वाइन कर सके और जितना जल्दी प्रैक्टिस में आ जाए, वो सबसे सही रहेगा इसके। एकदम सही बात है सर। जैसा कि आपने बोला कि द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी, बिकॉज यार देखो सिविल का सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट।
अगर मैं तुमको एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, इफ़ यू लुक एट दिस, अगर आप प्रिपरेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में लाना चाहते हो, राइट, सो यू कैन क्लियरली सी दैट अभी हम जो नया बैच शुरू करें इवॉल्व एंड एसेंट बैच, इट इज अराउंड 1100 प्लस टीचिंग आवर्स, 1100 प्लस टीचिंग आवर्स। आप समझ सकते हो यार किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे होगे। एंड टेल मी वेरी क्लियरली, इज इट पॉसिबल कि विद इन 6 मंथ्स और विद इन 7 मंथ्स यू विल बी एबल टू क्लियर? देखो, जो बच्चे पास आउट हैं, फॉर इट इज पॉसिबल फॉर देम कि वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो बच्चे कॉलेज गोएंगे, जो थर्ड ईयर में राइट नाउ एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 22, और जो सेकेंड ईयर में जो गेट 22 और 23 दोनों लेके चल रहे हैं, यार आपको तो एक प्रॉपर टाइम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा टाइम सफिशिएंट आप नहीं दोगे, देखो अभी क्या होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी आप बहुत बच्चे थर्ड ईयर में 21 देने जा रहे हो, ठीक है, अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम आ गए हैं, ठीक है, किसी का बोला सर अभी कॉलेज का असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू गिव द टाइम टू द प्रॉपर प्रिपरेशन जो आपको चाहिए एट द एंड ऑफ द पार्ट। तो अगर आप पहले से इसको प्लान करके नहीं चलोगे, तो यही होगा कि एंड में आते आते वही बोलोगे सर अभी तो नहीं हो पा रहा है, तैयारी नहीं हो पा रही है, तो बाद में हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी, जो बच्चा अभी 22 की तैयारी कर रहा है, 12 मंथ का प्रिपरेशन कर रहा है, जो अभी थर्ड ईयर में या जो फोर्थ ईयर में है, या जो पास आउट है जो 23 भी प्लान कर रहे हैं, राइट, सो दे शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। हाँ, जो बच्चा 21 दे रहा है, 21 पहले दे लो बढ़िया से, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपने उसके लिए मेहनत किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो, दीज आर द सब्जेक्ट दैट वी विल डीलिंग इन द प्लस, दैट इज कंप्लीट सिविल का सिलेबस है। तो सब्जेक्ट्स आप देख लो कितने हैं, स्ट्रक्चर, इरिगेशन, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल्स, एनवायरमेंटल, जियोटेक, कंस्ट्रक्शन एंड ओपन चैनल फ्लो। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है मेरे दोस्त, जो आपको पढ़ना है, और वो सही समय रहते हुए अगर आप पढ़ लोगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको जसपाल सर थोड़ा इवॉल्व बैच के बारे में बता सकते हो बच्चों को? ये हमारा बी बैच है, इवॉल्व फॉर गेट 2022, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी, 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर दी स्टूडेंट्स, रीजन बीइंग सफिशिएंट टाइम हमने इसमें दिया है, 1100 से ज़्यादा घंटे हमारे इसमें इन्वेस्टेड हैं कोर्स को कवर करने के लिए। मोर देन 11 मंथ्स या 12 मंथ्स के आसपास का टाइम ड्यूरेशन है, तो सफिशिएंट रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा बच्चों के लिए। तो एक ऑप्टिमम टाइम है इस बैच में एनरोल करने के लिए और अपने गेट 2020 को क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली सर ये जो बैच है, ये वो स्टूडेंट्स लिए जो एक साल में प्रिपरेशन खत्म करना चाह रहे हो? एक साल में प्रिपरेशन खत्म करना चाहिए, राइट। तो बच्चा देखो, आप लोग के लिए एक बैच पहले भी आया था, दैट इज बैच ए, जो 28 ऑफ दिसंबर शुरू हो गया है। तो आप ये समझ लो कि ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं जो आपसे पहले 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप ये समझ के चलो, मतलब वो आप ऑलरेडी उनसे पीछे चल रहे हो अभी, राइट। तो आप ये समझो कंपटीशन का लेवल किस लेवल तरह ऊपर बढ़ने वाला है। आप जितना डिले करोगे उतना पीछे जाते जाओगे, बिकॉज रीजन भी मेरे दोस्त, आप एक चीज समझना कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और इस कम समय में हमको बहुत ज्यादा कुछ करना है, अगर एक्चुअली आपको कुछ करना है तो, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यू शुड नेवर लैग बिहाइंड द अदर्स, यू शुड बी अबव द अदर, मतलब आप उनसे आगे चलने चाहिए, उनसे पीछे नहीं चलने चाहिए, राइट। नाउ मूविंग टू द सेकंड बैच जो हमारा लॉन्च हो रहा है, दैट इज एसेंट फॉर गेट 2023। दुष्यंत सर, इसके बारे में कुछ बता दोगे? जो बच्चे 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइमिंग होगा अभी से ज्वाइन करने के लिए, जिसके पास में उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस समय, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जो कि सेकेंड ईयर के साथ में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो सेकेंड ईयर बच्चों, कॉलेज का एक ऐसा टाइमिंग होता है जिसके अंदर मस्ती सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सेम टाइम में अगर आप सिविल को जीना स्टार्ट करते हो तो यहाँ से करते हो, क्योंकि सिविल का जो सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है वो कॉमन फॉर ऑल होता है, तो उसमें बेसिकली आपको सिविल का कोई मजा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो और सेकंड ईयर के जस्ट बाद में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपका भी निकला होगा, तो लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा शायद हम लोग यूटिलाइज भी नहीं कर पाए होंगे प्रॉपर्ली, लेकिन अब अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके साथ में होगा ये कि आप यहीं से, अभी हम लोग, क्योंकि जो कुछ बैचेस हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट हैं जिनको स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वे इंजीनियरिंग जो है, इनको स्टार्ट करेंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों का कॉलेज में भी एक अपनी कमांड होती हुई चली जाएगी, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा परफॉर्म करने होते हैं,
वहाँ पे सारी चीजों को रिलेट करना होता है। जैसे कि अगर टॉर्शन के लिए बोला जाएगा तो बहुत टाइम तो ये सोचने में लग जाता है कि टॉर्शन क्या होता है। फिर अगर बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में बात करना है तो पहले बाउंड्री लेयर थ्योरी को इमेजिन करना होता है। यहाँ आप लोगों को एजुकेटर्स इस समय एक ऐसा टाइमिंग होगा, क्योंकि आपके पास में 2023 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे ज्यादा बर्डन अपने पास में नहीं होगा, लेकिन कम से कम ग्रेजुअली उन चीजों को आप लोग अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हो। तो बेटर ये होगा कि जितना जल्दी आप लोग इसके अंदर एनरोल करते हो, ताकि अपने कॉलेज के भी आप कवर अप करते चलोगे और साथ में कंसेप्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जितना ग्रेजुअली अगर माइंड में वो फीड होते हुए जाएंगे, उतना आप स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए जो 23 में होने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बोला कि यार आपको कॉलेज भी, आपको बहुत कॉलेज में बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स हम शुरू कर रहे होंगे वो कॉलेज ओरिएंटेड होंगे। तो यार कॉलेज में आपको टेंशन नहीं, जो अपनी सब चीज़ आप समझ सकते हो, और जो भी आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करने होंगे वो बहुत ईजिली आप लिंक कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर की इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो है सर मैं मानता हूँ कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो शायद और भी बेटर वे में हम आ सकते थे। तो आप लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूटिलाइज करो बढ़िया से मेरे दोस्त। राइट सर, अभी एक स्टूडेंट का क्वेरी है कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ सर, मुझे अभी क्या करना चाहिए? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हाँ सर। चलो खेले कूदे, अभी कुछ नहीं करना है उसे। अभी कुछ नहीं करना है। देखो यार आप बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। अभी आप सेकेंड ईयर से अपना तैयारी शुरू करो, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं जानते हो। अभी आप लिटरली कुछ नहीं जानते हो इंजीनियरिंग के बारे में, तो अभी आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ईयर। पास ही करी होगी। हाँ फर्स्ट ईयर में तो पास करी तो है। तो अभी आप एकदम, अगर आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आप शुरू करना, अभी आप मत करो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि सर देखो हम लोग प्लस पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रकाश सर आप थोड़ा बता सकते हो, जैसे अगर हम प्लस पे, और बहुत बच्चे पूछते हैं सर प्लस और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम बच्चों को प्लस पे देते हैं, जो उनको कोई और प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं मिल पाएगा? In plus course, we are going to discuss about the shortcut methods. Very important, the students have to learn the shortcut formula, which are not revealed in YouTube classes, free classes, whatever other. Because most of the educators in an academy have lot of experience. They taught so many batches, so that they created their own shortcut formula. Very important. Time is very important in an exam, in a GATE exam. So within 2 minutes, within 3 minutes, very big question can be solved by shortcut formula. Students will learn those shortcut formulas, and very much important, in depth. We are covering, for example, one subject 150 hours to 200 hours. That much depth we can't take in YouTube. YouTube is not going to be that much depth provided. So two important points you need to remember. One is shortcut formulas. Second one is in-depth coverage of subject. And also, if you take plus course in the last months, for example, December, January, we are making so many practice sessions, revision sessions for the plus course students especially, which cover most typical questions also. So nowhere this kind of revision sessions, practice sessions will be provided. We are providing doubt clearance sessions. Faculty are with you, faculty is supporting to the plus course students very well. So plus course will be benefited them. Finally, in the last part of preparation, especially in the last part of preparation, we are conducting so many sessions on it now. How to face the exam, how to overcome most typical questions, how to face irrelevant questions as previously asked. Such kind of sessions will be solved in the plus courses only. And especially, as I told, in-depth coverage. So that many number of hours, 1200, 1100 number of hours for one branch. That many number of hours, nowhere it is covered. So that is very important. Learning one course for different kind of exams. Student can learn one course, he will write GATE, he will write ESC, he will write state government exams, SSC, JEE. By a single subject attending, he can write any kind of exam. That is benefit of plus course. थैंक यू सो मच सर। सर जसपाल सर, प्लस और आइकॉनिक, बच्चे बोलते सर आइकॉनिक लेना क्या क्यों ज़रूरी है? तो आइकॉनिक में ऐसा क्या हम एक्स्ट्रा बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द प्लस, सो दैट स्टूडेंट शुड से यस सर आइकॉनिक इज द बेस्ट व्हेन वी कंपेयर द सब्सक्रिप्शन पार्ट? देखिए, आइकॉनिक में एडिशनल बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके पास एक पर्सनल कोच होगा जो डेडिकेटेडली 24/7 उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए अवेलेबल होंगे। आइकॉनिक में हम इनको सेपरेटली शॉर्ट नोट्स और फुल लेंथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, जिसमें स्टूडेंट्स को खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। थर्ड, यहाँ पे हमारे पास डेडिकेटेड स्टडी बूस्टर सेशंस हैं, वो भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे।
हमारे पास यहाँ पे अलग से एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है, किस तरीके से वो अपनी स्टडी को प्लान करें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एडिशनल बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे आइकॉनिक के अंदर इन कंपैरिजन टू दी प्लस। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि मेरे दोस्त आप लोग देख रहे हो कि वी विल बी ब्रिंगिंग सच सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि आपको एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर ऑल द थिंग्स वेरी प्रॉपरली, और कोई मिसगाइड नहीं होने की जरूरत है। राइट, जस्ट दैट आवर टीम इज देयर विथ यू ऑल। ठीक है, पूरी अनअकैडमी आपके साथ खड़ी है मेरे दोस्त, और कभी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द एजुकेटर्स थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। राइट, एंड जस्ट दैट आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड ये जो नया बैच शुरू हो रहा है फॉर सेकंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप फटाफट ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अर्ली स्टार्टर आर द बेस्ट स्टार्टर्स। राइट, थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे, एंड होप वी हैव सच सेशंस अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।